जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ सेक्शन 8 की कंपनी है और आप लोगों ने गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेनी है, CSR 1 का फंड लेना है, तो आप लोगों ने भली बात सुना होगा कि इनकम टैक्स का सेक्शन 80G और 12A हुआ करता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। सारे के सारे सेक्शंस, सारे के सारे फॉर्म्स को री नंबरिंग कर दिया गया है। अब जो आपका सेक्शन 80G हुआ करता था दोस्तों, वो सेक्शन 354 हो जाएगा। अब आपका सेक्शन जो 12A हुआ करता था, वो सेक्शन 332 हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता था, जिसके लिए फॉर्म 10A भरना पड़ता था। अब इस फॉर्म का नाम 104 हो गया है। वहीं पर अगर आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है या आपने पहले प्रोविजनल कराया था, उसके बाद में आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, तो एक्टिविटी स्टार्ट होने के विदिन 6 मंथ आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पहले फॉर्म 10AB के माध्यम से आप इसे अप्लाई करते थे, लेकिन अब फॉर्म नंबर 105 यानी कि 105 के माध्यम से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पहले दोस्तों 80G के लिए अलग और 12A के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, लेकिन अब इन दोनों को एक बार में भी भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर्म 10AB जो हुआ करता था, अब नया फॉर्म 105 हो गया है, उसके अंदर सेक्शन 80G और 12A हुआ करता था, जो 354 और 332 हो गए, उनके अंदर आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जान लेते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी संस्था का 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन जो पहले हुआ करता था, जिसके लिए फॉर्म 10AB भरा जाता था, अब यहाँ पे फॉर्म नंबर 105 भरे जाने वाला है। और इसके साथ में ही दोस्तों, जो सेक्शन 80G हुआ करता था, ये आपका सेक्शन 354 हो जाएगा। 12A जो हुआ करता था, ये सेक्शन 332 हो जाएगा। इनके सब सेक्शन, इनके टेबल का सीरियल नंबर आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब हमें किसी भी ब्राउजर में आने के बाद सबसे पहला काम incometax.gov.in करना है। यहाँ पे ऊपर राइट साइड में लॉगिन बटन दिया गया है। लॉगिन आप दोस्तों रजिस्टर हैं तभी कर पाएंगे, रजिस्टर नहीं है तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। अब हमने लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों एंटर योर यूजर आईडी, संस्था का पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आधार होता नहीं है, अदर आईडी कुछ होता है, तो आप अपना पैन नंबर डालें। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी तरह के ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। सेकंड नंबर पर आपको ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको इनकम टैक्स फॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा। इसके बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद ऐसा कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। और इससे पहले वाले जो भी फॉर्म भरने हैं दोस्तों, यहाँ आ जाएंगे। किसी और एक्ट के अंदर भर रहे हो, यहाँ आ जाएंगे। अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा फॉर्म कब भरना था, पहले क्या था, अब क्या हो गया है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया होगा दोस्तों नेविगेटर के नाम से। इस नेविगेटर पर जैसे क्लिक करेंगे, एक नई वेबसाइट पर आपको एक PDF खुल जाएगा। इसमें आपको ये बता देगा कि इनकम टैक्स एक्ट आपका 2025 में क्या फॉर्म का नाम हो गया है और पहले क्या होता था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और यहाँ पे 225 हो गया है। यहाँ पे 3BB 5B ये फॉर्म्स के नाम आपको दिए गए हैं। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स और आ रहे हैं दोस्तों। जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म 10A भरना होता है। अब ये फॉर्म 104 हो गया है। 10AB जो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, ये फॉर्म नंबर 105 हो गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग नाम आप लोगों के लिए दे दिए गए हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्म 105 को यहाँ पे पहले सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पे आएंगे, सर्च में फॉर्म का नंबर या 105 लिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2025 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस फॉर रजिस्टरिंग NPO फॉर्म नंबर 105। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था 332 जो सेक्शन होता है, ये आपका होता है सेक्शन 12A का जो था पहले। 354 होता है, ये आपका 80G का होता है। पहले क्या होता था, आपको 2 फॉर्म भरने पड़ते थे। 12A के लिए अलग भरना पड़ता था, 80G के लिए अलग भरना पड़ता था। अब इन दोनों को आप कंबाइन भी भर सकते हैं। यहाँ फिर से देख लीजिए दोस्तों, 332 है 12A के लिए, 354 है सेक्शन 80G के लिए। यहाँ पे आपका पैन नंबर आ गया, ऑनलाइन आपने भरना है, ओरिजिनल आपने भरना है। थोड़ा सा जैसे नीचे आएंगे, आपसे टैक्स ईयर पूछा जाएगा। अब टैक्स ईयर क्या होता है दोस्तों, आप 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 वाले साल के लिए अगर ये ले रहे हैं तो आपका 26-27 आ जाएगा। उससे अगले साल के लिए ले रहे हैं तो 27-28 आ जाने वाला है। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर गाइडेंस ऑन सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सेक्शन,
कौन-सा सेक्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप अपने जाएँगे, तो वहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए जाएँगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, टेबल का सीरियल नंबर 1 है, 2 है। अब आप यहाँ पे देखें, फॉर्म नंबर 105 को भरने के लिए वेयर द एक्टिविटी ऑफ द एप्लीकेंट हैव कमेंस एंड इट हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न। पहले कभी भी आप कुछ नहीं कर रहे थे और डायरेक्ट ही आप दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन विदाउट डिले है। इसके सेक्शन कोड, ये जो आपकी री एप्लीकेशन हो गया है, ये 02। इसके बाद में वेयर द एप्लीकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड, पहले प्रोविज़नल था, अब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपने एक्टिविटी नहीं करी और आपके 3 साल प्रोविज़नल के पूरे हो गए। तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बड़े ही आसान और बड़ा ही छोटा-सा फॉर्म आपका ये कर दिया है। पहले लंबा-चौड़ा फॉर्म ये हुआ करता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पार्ट ए के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ऑटोमेटिक भरी-भराई आ जाएगी। पार्ट बी में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ऑफिस बियरर के बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह डालनी है। फिर असेस्ड लायबिलिटी इनकम की डिटेल डालनी है। फिर आपके पास जो-जो अटैचमेंट्स है वो डाल करके, अंडरटेकिंग करके, प्रीव्यू करके आप इसे सिंपली सबमिट कर सकते हैं। अब हमने पार्ट ए के ऊपर क्लिक कर देना है। तो पार्ट ए में दोस्तों आपका पैन, मोबाइल, मेल आईडी, एड्रेस सब ऑटोमेटिक आ रहा है। आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पार्ट बी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको काफ़ी तरह की डिटेल्स डालनी पड़ सकती है। अब सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या आपकी ट्रस्ट है इरिवोकेबल है? क्या इसे आप रिवोक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों ट्रस्ट डीड के अंदर। इरिवोकेबल है मतलब येस करना है। ये रिवोकेबल नहीं होनी चाहिए, इरिवोकेबल होनी चाहिए। पहले कभी भी आपने सेक्शन का अप्रूवल या रिजेक्शन आपने कभी अप्लाई किया था और आपका फाइल रिजेक्ट हुआ था, नहीं हुआ था तो सिंपली आप दोस्तों नो करेंगे, हुआ था तो येस कर देंगे। अब दोस्तों टाइप ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 332 जो आपका आ रहा है, 332 12 ए के लिए होता है एप्लीकेशन विदाउट डिले। अगर आपका ये लेट हुआ होता तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखा देता। तो आपका डिले नहीं हुआ है, ना ही आपको कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों नीचे आएँगे, फिर मैं आपको बता दूँ सेक्शन 332 12 ए, 354 ATG और यहाँ पे आप ये देखिए दोनों को भी एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको लगता है दोनों करना है तो बहुत कर लीजिए, ATG के लिए करना है तो हमने सेक्शन 354 ले लिया है। दोस्तों 354 लेने के बाद में यहाँ पे आप 23, 24, 25, 26 354 के कौन से सेक्शन में आप आ रहे हैं? पहले मैंने आपको टेबल का सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 बताया था। आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, आपका 6 महीने एक्टिविटी को हो गए हैं, एक्टिविटी को आपने 3 साल तक प्रोविज़नल को चला लिया, उसके हिसाब से आपको ये टेबल का सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपने टेबल का सीरियल नंबर सेलेक्ट करने के बाद 8G में आपसे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं? पहले आपको 5 साल तक के लिए मिलता था, अब 5 साल के लिए भी माँग सकते हैं और आप अपना यहाँ पे 10 साल के लिए भी माँग सकते हैं, जितना आपको एप्लीकेबल लगता है। कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइलाइट नहीं हो रही है, जैसे कि 9 नंबर में री एप्लीकेशन थी सीरियल नंबर 8A की, ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये डिटेल दोस्तों आपकी नहीं आ रही है तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों नेचर ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट क्या होता है? आपकी संस्था जो है ये पब्लिक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, लोकल अथॉरिटी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? रजिस्टर्ड एनपीओ है जो आपका रेजिमेंट फंड और नॉन पब्लिक फंड के लिए है, ये आर्म फोर्सेज़ के लिए है और 8A के अंदर दोस्तों अदर्स है। अदर्स के अंदर अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपकी संस्था एक ट्रस्ट है और रजिस्टर्ड अंडर ट्रस्टरार ऑफ जो भी आपकी संस्थाएँ हैं, फर्म्स हैं, वहाँ पे रजिस्टर। तो हमारे केस में दोस्तों हमारी ये जो संस्था है, ये सोसाइटी है, तो हमने यहाँ पे इस सोसाइटी पे कर दिया है। अब नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो आप चैरिटेबल संस्था कर रहे हैं या चैरिटेबल और रिलीजियस यानी कि धार्मिक संस्था भी मंदिर मस्जिद द्वारा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ कर लेना है। वेदर द एप्लीकेंट इज़ फॉर्म अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, दोस्तों आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ था, ये किसी ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरह से कोई बना था, तो ये किस तारीख को बना था? क्या आपकी यूनिक आईडी है? और क्या आपको किसने ग्रांट करके दिया था? जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ संस्थाएँ हैं, जो भी आपका यहाँ पे होता है, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। संस्था का दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल देंगे, उसके बाद में आपके उद्देश्य संस्था के क्या हैं? गरीबों की भलाई है, एजुकेशन है, मेडिकल है, योगा है, एनवायरनमेंट के ऊपर है, तो आपके पुराने पुरातत्व हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हैं और एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। जैसे आप लास्ट वाले में डालेंगे, तो इसमें आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैं तो
शिक्षा में, चिकित्सा में जो आपके ऊपर नहीं आ रहे हैं, वो आप नीचे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने उद्देश्य डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सारा डेटा डालने के बाद दोस्तों सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट बी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे ज़्यादा अब डिटेल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको 16 नंबर के अंदर वेदर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 43 एज एक्सपायर्ड प्रेफर्ड रिपील इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो दोस्तों 16 नंबर पॉइंट में आपसे बोलता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या पहले आप रजिस्टर थे, जो कि 80G और 12A होता है। नो करेंगे तो आपको ये आगे बढ़ने के लिए दे देगा। अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो 17 नंबर में ऐड डिटेल आपको करके रेलेवेंट एक्ट, दोस्तों अब ये खत्म हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर आप यहाँ पे देखें, अगर आपके पास कोई प्रोविजनल 12AB का है, इसके अलावा आपके पास में सेक्शन 35 का है, इसके अलावा सेक्शन 80G का है। मान लीजिए हम सेक्शन 80G के अंदर दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा रजिस्ट्रेशन पहले 80G के अंदर था। किस तारीख को हमें ये मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन मिला था, तो वो डिटेल आपको डेट यहाँ पे ले लेनी है। यूनिक रिकॉग्नाइजेशन नंबर, कौन सी अथॉरिटी है जिसने ये रिकॉग्नाइज़ किया था, वो दोस्तों सीआईटी एग्जम्पशन हो सकती है, आपके इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, जो भी होंगे वो आपको डाल करके ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा और भी किसी सेक्शन में रजिस्टर थे, तो वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों 17 नंबर में हमारा जो प्रोविज़नल या पहले फाइनल रजिस्ट्रेशन अगर 80G 12A का था, उसको डाल करके हमने यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर में पूछते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अलावा किसी और एक्ट में भी आप रजिस्टर हो या नहीं हो। दोस्तों अगर आप इसे सिंपली यस करते हैं, फिर आपको ऐड डिटेल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एफसीआरए, इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सेबी के अंदर, दर्पण के अंदर, जो रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है डाल सकते हैं। अब दोस्तों ऑफिस बियरर की बात कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका 5% से ज़्यादा होल्डिंग है, उनकी डिटेल तो आपको डालनी ही है, चाहे वो ऑथर है, फाउंडर है, सेटलर है, ट्रस्टी है। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 3, एक प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है और एक ट्रेजरर होता है। इसकी डिटेल तो आपको मैंडेटरी डालनी ही डालनी है। जैसे ही ऐड डिटेल पर क्लिक, व्यक्ति का नाम, उसका स्टेटस डालना है दोस्तों, इंडिविजुअल है, उसका क्या रिलेशन है, वो ऑथर है, फाउंडर है, मैनेजर है, जो आपको लगता है इस लिस्ट में आ रहा है। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली ट्रस्टी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब उसका शेयर होल्डिंग कितना है दोस्तों, ये भी आपको अब यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपकी शेयर होल्डिंग उस व्यक्ति की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी संस्था में दोस्तों 20 मेंबर हैं, उन 20 की 20 की जो भी जो उनकी होल्डिंग होगी दोस्तों, अगर आप डिवाइड करते हैं बराबर से, आपकी यहाँ पे 5-5% हो जाएगी, 20-500 हो सकता है 3 मेंबर हैं उनके, उसके हिसाब से आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद में पूछा जाएगा कि इस संस्था के जो इस मेंबर की डिटेल डाल रहे हैं उसका पैन अवेलेबल है, तो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में आपको उस व्यक्ति का कंट्री, फ्लैट, डोर, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालने के बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम हमारे मेंबर की डिटेल डालने के बाद जैसे ही ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, ये मेंबर दोस्तों हमारा ऐड हो चुका है। इस पे यहाँ पे टिक लगा करके हम इसे वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं, अदरवाइज़ इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। और ऐसे करके आपको दोस्तों यहाँ पे ऐड डिटेल पर कर बाकी डिटेल्स मेंबर्स को भी ऐड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे उन सभी शेयर होल्डर्स, उन 5% या उससे ज़्यादा है, उन सभी की डिटेल आप डालनी है। तो जैसे ही दोस्तों हम हमारे तीनों मेंबर्स की या जितने भी मेंबर्स हैं उसकी डिटेल डाल देंगे, 21 नंबर में कोई पर्सन है जो इंडिविजुअल नहीं है, 5% से ज़्यादा बेनिफिशियल ओनर है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर डिटेल ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपकी संस्था किसी तरह की कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था चलाती है, तो ऐड डिटेल पर आपको जाना है, उस संस्था का नाम डाल देना है। मान लीजिए आपका स्कूल है कोई पब्लिक लिमिटेड, आपका कोई स्कूल है पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो भी आपका स्कूल है, और यहाँ पे नेचर ऑफ एक्टिविटी में आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, योगा इंस्टीट्यूट, कोई रिलीजियस मंदिर, मस्जिद चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, वो डालना है। इसके बाद में क्या एक्टिविटी दोस्तों आप यहाँ पे करते हैं, चैरिटेबल, रिलीजियस या कॉमर्शियल। फिर आपको उस संस्था का यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है। क्या ये एप्लीकेंट के खुद के नाम से है? एप्लीकेंट कौन होती है दोस्तों? संस्था ही होती है। यहाँ पे यस या नो करेंगे। और कौन इंचार्ज है यहाँ का, उसका मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल करके ऐड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। एक से ज़्यादा संस्थाएं आप चला रहे हैं तो आप उन सभी संस्थाओं की डिटेल डालें। आपकी कोई संस्था नहीं है दोस्तों तो इस तरह का रेड मार्क यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, आप सिंपली इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब 23 नंबर के अंदर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ ऑल अकाउंट हेल्ड बाय द एप्लीकेंट।
आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट आपके पास हैं, वो सारे के सारे ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ पे संस्था का नाम, अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद में आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद दोस्तों 24 नंबर में लैंड एंड बिल्डिंग आपकी संस्था के नाम, एप्लीकेंट के नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसकी डिटेल डाल देंगे। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों मेजरमेंट कब परचेज की थी, कितना ये देखिए कंसिडरेशन पे किया गया था, इसका क्या लैंड का साइज़ है, क्या स्टैम्प ड्यूटी है, एक्वायर की थी या गिफ्ट से ली थी। देखिए कितना डेटा आप लोगों से माँगा जा रहा है। ये सारा का सारा डेटा लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड आपको 24 नंबर पे डाल देना है। 25 नंबर में एडवांसमेंट ऑफ अदर जनरल यूटिलिटी जो हमने अगर आपने ऑब्जेक्ट्स में लास्ट वाला सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे दोस्तों उसके रिगार्डिंग में इन केस ऑफ ये अगर आपका है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी एप्लीकेशन की थी, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी है या नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है दोस्तों। वेदर द एक्टिविटी अंडरटेकन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग ऑफ, सच में आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हैं क्या, कितनी रिसीट आई थी और आपकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है या नहीं होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डाल करके फिर से आपको सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये भी आपका दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डिटेल ऑफ एसेस्ट एंड लाइबिलिटी वाले कॉलम में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न की ये बात करेगा दोस्तों, अगर आपको येस या नो करने नहीं दे रहा है तो ये ऑटोमेटिक डेटा आपका उठा लेगा। ये बोलता है कि अभी आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है लास्ट टैक्स ईयर की, वो उसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है। यूजुअली दोस्तों 31 जुलाई, बिजनेस वालों की 31 अगस्त होती है, तो अभी आपकी नहीं हुई है। ऑडिट हो रही है तो 30 सितंबर टैक्स ऑडिट की, 31 अक्टूबर आपकी वो ड्यू डेट होती है, तो एक्सपायर हुई या नहीं हुई है सिस्टम ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे उठा लेगा। इसके बाद में आपको इनकम डिटेल दोस्तों यहाँ पे डालनी है। टोटल इनकम ऑफ एप्लीकेंट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ पार्ट बी चैप्टर, जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस वगैरह की बात करता है, करंट टैक्स ईयर की बात करता है, यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। इनकम रिसीव्ड इन 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीड, पिछले 3 सालों की। अगर मान लीजिए आप 26-27 टैक्स ईयर में कर रहे हैं, 31-3-26 की डिटेल डालनी है, 25 की डालनी है और 24 की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। हम यहाँ पे जैसे ही इनकम पर क्लिक करते हैं, अब दोस्तों ये टैक्स ईयर आपसे पूछेगा, तो पिछले 3 सालों का, मान लीजिए अभी लास्ट साल आपका 25-26 हुआ है, यहाँ पे आपको इनकम डाल देनी है। इनकम क्या होती है दोस्तों? एक तो होता है कि आपका नेट प्रॉफिट, जिसे आप सरप्लस भी बोलते हैं, जो घटाने के बाद बचा। एक होती है टोटल रिसीट, तो आपको यहाँ पे रिसीट लेनी है बिना किसी इफ़ेक्ट के, तो यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी, वो आप अलग-अलग साल की यहाँ पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको अपनी इनकम की डिटेल यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, जैसे ही मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। हमने मान लीजिए टैक्स ईयर 23-24 लिया, हमारी इतनी रिसीट आई थी, हमने यहाँ पे सेव 23-24, 24-25 और 25-26 की ऑडिट अभी नहीं हुई है, तो डेटा ना डालेंगे तो भी आपका काम चल जाने वाला है। नीचे आएँगे, इनकम की डिटेल आपको पिछले 3 टैक्स ईयर की डालनी है दोस्तों, इमीडिएटली इस टैक्स ईयर के हटा कर के उसके अलावा। तो जैसे ही आप एक के अंदर जाएँगे, मान लीजिए हमारा टैक्स ईयर यहाँ पे हमने 23-24 लिया था। हमारी रेगुलर इनकम जो डोनेशन या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाएगी। कोई स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट आई थी, दोस्तों कोई सीएसआर फंड आया था, वो यहाँ आ जाएगा। नहीं है कोई डेटा तो भी आपको 000 डालना ज़रूरी है। अदर स्पेसिफिक ग्रांट है, कॉर्पस ग्रांट है, इस तरह से आपको डाल देना है, फिर आपको नीचे आ जाना है। ये बोलते हैं आपकी जो संस्था है, वो उसने कोई खर्चा किया है रिलीजियस नेचर में, धार्मिक में, तो आप येस या नो करेंगे। अदरवाइज़ सिंपली लास्ट में आकर के सेव बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपका दोस्तों चौथा पार्ट भी सेव हो चुका है। अब लास्ट बट नोट द लिस्ट, हमारी अटैचमेंट्स हमें यहाँ पे डालनी है। दोस्तों अटैचमेंट 5 एमबी से कम होनी चाहिए, ओवरऑल 50 एमबी से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपकी ट्रस्ट डीड, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो डाल देंगे। यहाँ पे फिर से आपको दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी उस इंस्ट्रूमेंट की डाल देनी है, फिर से दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी डाल देनी है। नीचे आएँगे तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, आरओसी के अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ठीक है। यहाँ पर भी आप अपनी ट्रस्ट डीड या रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट डाल देंगे। एफसीआरए के अंदर अगर आप रजिस्टर हैं तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी कोई ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन अप्रूवल वगैरह था आपका पहले कोई, यहाँ पे वो डाल देंगे। सेक्शन 12 ए का, 80 जी का, तो जो रजिस्ट्रेशन आपके पास ऑलरेडी है डाल देंगे। 2 चीजें दोस्तों यहाँ पे आपको रेड मार्क के अंदर मैंडेटरी दिखाई दे रही हैं, उन्हें डालना जरूरी। अब यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स, यहाँ पे आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट डाल देनी है पिछले 3 सालों की। यहाँ पे दोस्तों कुछ डेटा आप आधा अधूरा डाल भी देंगे तो आपकी ये फाइल सबमिट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब आपकी ये फाइल को मैनुअली ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाएगा, फिर आपकी क्वेरी रेज की जाएगी, फिर आपको वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मैंडेटरी नहीं है, 10 नंबर वाला मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई मॉडिफिकेशन हुआ था, कोई आपका ऑर्डर पास हुआ था, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अप्रूवल का,
जो आपने कंडोन डिले फाइल किया था। इसके अलावा ये भी मैंडेटरी नहीं है। जो आपकी ऑडिट है, आपके पास आईटीआर है, इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्ड नोट आपको प्रोविज़नल में भी देना होता है। यहाँ पे आपने ये देना है कि मैं क्या-क्या काम यहाँ पे इस संस्था में करने वाला हूँ, आगे का हमारा क्या प्रोजेक्ट है। जो आपकी प्रयोजन रिपोर्ट होती है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आप रह गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, वो एनी अदर के अंदर डालें। एक पीडीएफ बना दें। इसके बाद में नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो-जो डेटा, जो-जो अटैचमेंट्स दोस्तों आप लोगों ने लगाई है, उन्हें लगा दें। कुछ रह गया है तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्वेरी आनी ही आनी है, उसके हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा एक बार फिर से दिखा देंगे। अब अंडरटेकिंग आपको देनी है दोस्तों कि आप ये हैं, आपकी संस्था ये है, मैं यहाँ पे इस अथॉरिटी से इस फॉर्म को साइन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। लगभग डेटा हमारा यहाँ फिल हो चुका है। अब प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। अभी भी आपने कुछ गलत डेटा भर दिया है, कुछ रह गया है तो टेंशन नहीं लेनी है। प्रीव्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लग रहा है कमी है तो एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपना डेटा एडिट कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 105 है, डाउनलोड करके पीडीएफ में आप इसे चेक करें। किसी और का फॉर्म भर रहे हैं तो उनसे एक बार आप चेक ज़रूर करवा लें, ये डेटा हमने डाला है, ताकि इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 332 है और 354 है। 80G और 12A इन दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो जैसे ही सारा का सारा फॉर्म चेक कर लेंगे, प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको पूछेगा कि आप सच में ई-वेरीफाई करना चाहते हैं, आपको येस बटन पर क्लिक कर देना है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आपके जो साइनिंग पर्सन हैं, उनके आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो इस आधार ओटीपी वाले ऑप्शन को भी आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करना है। जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके साइनिंग पर्सन के जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल करके नीचे दिए गए वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना ओटीपी डाल देंगे, इसके बाद में दिए गए वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। आपसे ये पूछेगा क्या सच में आप फॉर्म नंबर 105 को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे दोस्तों येस बटन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा ये प्रोसेस ले सकता है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखें सबमिटेड सक्सेसफुली आ चुका है। ट्रांजैक्शन आईडी, एक्नॉलेजमेंट नंबर, इस मोबाइल और इस मेल पर भी आपको ये नोटिफिकेशन चला जाने वाला है। दोस्तों फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर सही रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे ताकि इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो दोस्तों एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी का काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।